एज वी हैव स्टार्टेड द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में 4 टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। सो वी इन दिस वीडियो फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी विल बी स्टार्टिंग। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब भी बात आती है तो हमेशा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कनेक्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉलो किया जाता है, दैट इज़ द ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक करके हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। सबसे पहला फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव होंगे प्राइम मिनिस्टर प्लस उनकी टीम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इन्हें सिर्फ एज अ फिगर हेड माना जाता है। ठीक है, भले इनके ही नाम पे सारे काम होते हैं बट ही इज़ ओनली अ नॉमिनल हेड। ओके, यहाँ पे हमारे यहाँ मेजॉरिटी पार्टी, सेकेंडली क्या है, हमारे यहाँ मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है। मेजॉरिटी पार्टी रूल क्यों करती है? क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट सिक्योर करती है वही रूल करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर उनके अगेंस्ट में अगर लो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे फोर्थ विल बी डीलिंग विद द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए लेजिस्लेचर में। नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 6 मंथ्स अगर पास हो चुके हैं। अगर वो मिनिस्टर का मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का तो उन्हें मिनिस्टर की अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ सकता है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर इज़ द फिफ्थ पॉइंट कि लीडरशिप होती है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है और चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस का जो डिसोल्यूशन होता है तो वो लोअर हाउस का डिसोल्यूशन लोकसभा हो सकता है पार्लियामेंट के केस में, एंड लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है आपका स्टेट के केस में। ठीक है, एज वी नो दैट राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये 2 बॉडी परमानेंट बॉडीज़ होती है एंड ये नॉन डिसॉल्विंग बॉडी होती है। ठीक है, ऑल्दो वी नो कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स से ब्रिटिश के पैटर्न पे ही इन्फ्लुएंस्ड है, बट हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रिटिशर्स के पैटर्न पे नहीं चलता। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की बॉडी सॉवरेन है पूरी तरीके से। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हेड होता है और वहाँ पे हेरिडिटरी चलता है। जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है वहाँ पे हेरिडिटरी चलता है। हमारे यहाँ रिपब्लिक होता है, वहाँ पे मोनार्की चलती। हमारे यहाँ रिपब्लिक होता एंड वहाँ पे मोनार्की चलती, वहाँ पे हेरिडिटरी चलती है चीज़ें। तो ये डिफरेंस है हमारे और ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट के सिस्टम में। ओके, बट दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों जगह पे वेदर इट इज़ इंडिया और वेदर इट इज़ ब्रिटेन, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है बहुत ही प्रिविलेज्ड पोस्ट है एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। ओके, so next feature we will be dealing is the synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Okay, the sixth important feature is कि यहाँ पे parliamentary sovereignty होती है and judicial supremacy होती है। one thing I would like to tell you that जब भी judiciary की बात किया जाए हमेशा आपको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन जैसा जुडिशरी है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब भी जुडिशरी की बात की जाती है हमेशा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, The doctrine of sovereignty of parliament is associated with British parliament, while the principle of judicial supremacy is always connected with the American Supreme Court. ठीक है, जुडिशरी की बात जब भी होगी वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होगा एंड सॉवरेनिटी की बात जब भी ली जाएगी वो हमेशा ब्रिटिश के पार्लियामेंट से हमें कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में
क्या फॉलो किया जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फॉलो किया जाता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है और हमारे यहाँ पे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 21 इन द फर्दर चैप्टर्स फॉर फंडामेंटल राइट्स वी विल बी डीलिंग विद व्हाट इज़ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड व्हाट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन सारी चीज़ों से हम लोग डील करेंगे, बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो दैट कि हमारे यहाँ पे क्या डिफरेंस है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंड ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी चलती है एंड अमेरिका की प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वन हैंड कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट्री लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमारे यहाँ पे ये चीज़ चलता है, हम वहाँ पे ये चीज़ है कि ब्रिटिशर्स वहाँ पे जो भी लॉ बन गया वो लॉ प्रिवेल करता है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स होती है वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी लॉ को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि उसके पास एक जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स के थ्रू वो हमारे यहाँ के कुछ प्रोविजंस को भी अमेंड किया जा सकता है। केशवानंदन भारती केस में ये चीज़ बोला गया था कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कभी चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक जो भी स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कभी बदलना नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की भी पावर इक्वली दी गई है एंड पार्लियामेंट की भी पावर इक्वली दी गई है। दोनों एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस को लगाते हैं। ओके, नाउ वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक इज that is integrated and independent judiciary। अब integrated and independent judiciary का क्या मतलब होता है? integrated judiciary का मतलब है कि हमारे यहाँ पे केसेस एक लेवल से दूसरे लेवल पे फॉरवर्ड किए जाते हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से केसेस स्टेट के हाई कोर्ट्स पे जाते हैं, हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। और जुडिशरी हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि उसके ऊपर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हमारे सेंटर का कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं होता हमारे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशरी इन आवर कंट्री। कोई भी ऐसे पेंडिंग केसेस होते हैं वो हमारे जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं एंड वो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो फुल एंड फाइनल डिसीजन माना जाता है एंड उसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकली कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होता। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, कि हमारे यहाँ पे केसेस अपील के थ्रू एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाते हैं, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट, माय डियर, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द गारंटर ऑफ द fundamental rights of the citizens and also the guardian of the citizen. Okay, Supreme Court is called the guardian of the citizen as well. Okay, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम सॉरी, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड, क्योंकि वही हमारे सारे राइट्स को सिक्योर करता है। हमें अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम लोग रिट्स को फाइल करते हैं, रिट्स डालते हैं एंड वो रिट्स जो होता है उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपने पावर के थ्रू हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कोई भी सिटीजन रिट डाल सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे पूरी तरीके से। ओके, सो वी हैव डेल्ट विथ 7 features of the constitution altogether in the 2 videos. So next features we will be dealing in the next videos. Thank you so much.